सो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। हम लोग देख रहे थे अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, जिसमें हमने डिस्कशन कर लिया है ऑलरेडी कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टीज़ के ऊपर, जिसमें हमने देखा माइनर कौन है और माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं किए जा सकते हैं, बट फिर इसके एक्सेप्शंस देखें, कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकते हैं माइनर के साथ, ये देखा हमने। फिर रेस्टिट्यूशन वगैरह के रूल भी देखे अपन ने। ठीक है, इसके बाद हमने फिर देखा अनसाउंड माइंड वाला व्यक्ति, वो भी तब कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जब वो साउंड माइंड का है, ये देखा। एंड फिर डिस्क्वालिफाइड पर्सन के बारे में हमने चर्चा की है, जिसमें हमने देखे फॉरेन सोवेंस और एम्बेसडर्स, ये लोग क्योंकि एक प्रिविलेज्ड पोजीशन पे होते हैं, एस्टीम्ड पीपल है, इसीलिए इनको ऑर्डिनरली इनकॉम्पिटेंट मान लेते हैं हम, क्योंकि ये लोग हम पे केस फाइल कर सकते हैं, हम इन पे केस नहीं फाइल कर सकते। एलियन एनिमीज के साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो ये भी वॉइड रहेगा। फिर कॉरपोरेशन या कंपनीज उतने काम कर सकती हैं जितना उनके एक्ट में लिखा है, या फिर उनका एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जितना अलाउ करता है। फिर कन्विक्ट जो मुजरिम है उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। एंड इंसॉल्वेंट व्यक्ति वो चीज़ से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता जो प्रॉपर्टीज उसकी रखी गई है ऑफिशियल रिसीवर के पास, बाकी वो जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकता है। ये हमने पिछली क्लास में समझा था। अब हम दूसरा पार्ट इस चैप्टर का चालू करेंगे, तो इस चैप्टर को हम, जैसा कि मैं बताया था, अलग अलग हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज फ्री कंसेंट। सो सबसे पहली चीज कंसेंट होनी चाहिए। तो कंसेंट यानी जब हमने देखा था ए ने बी को पूछा क्या तुम मेरी कार खरीदोगे 1 लाख रुपए में, और बी ने बोला था हाँ, तो हमने बोला था कंसेंट है। लेकिन ये कंसेंट कैसी होना चाहिए? तो फ्री होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ए ने बी को पकड़ा, मारा पीटा उसको और बोलता है बता खरीदेगा क्या कार। अब वो क्योंकि मारपीट करके उससे कंसेंट ली गई है, तो यहाँ कंसेंट तो दिया उसने, बट इट इज नॉट फ्री। ऐसे केस में भी कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर नहीं बना है। सो कंसेंट होना सबसे पहली चीज है। और कंसेंट का मतलब क्या है? मैंने आपको बताया था कंसेंट का मतलब है सिर्फ हाँ बोल देने से काम नहीं होता, यहाँ पे मीटिंग ऑफ माइंड्स होना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि एक जन कोई और चीज के बारे में बोल रहा है, दूसरा किसी और चीज के बारे में। जैसे ए के पास 2 कार है, एक है समझो ऑडी और दूसरी है मर्सिडीज। 2 कार है। ए बी को पूछता है क्या तुम मेरी कार खरीदोगे 1 करोड़ रुपए में? बी बोलता है हाँ। अब ए बेचना चाह रहा था मर्सिडीज, लेकिन बी खरीदना चाह रहा है ऑडी। यहाँ पे कौन सी कार ये इन्होंने बोला नहीं, दोनों के मन में अलग अलग कार चल रही है। ऐसे केस में फिर कंसेंट नहीं रहेगी, भले ही उसने हाँ बोल दिया, बट क्योंकि यहाँ पे जैसा ये बोल रहा है वैसा ही ये अगर समझेगा तब कंसेंट होगी। अगर ए भी मर्सिडीज की बात करेगा और बी भी, तब फिर कंसेंट बन जाएगी। या ए भी ऑडी की बात करेगा और बी भी ऑडी की ही बात करेगा, तब कंसेंट बनेगी। अगर दोनों अलग अलग चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो कंसेंट नहीं बनती। इसको हमने बोला था कंसेंसस एड इडम होना चाहिए। कंसेंसस एड इडम का मतलब है एग्रीइंग अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। सो बिल्कुल उसी प्रकार से दोनों व्यक्तियों ने सोचना चाहिए। अगर दोनों व्यक्ति अलग अलग चीज के बारे में अलग अलग प्रकार से सोच रहे हैं तो फिर कंसेंट नहीं है, भले ही वो हाँ बोल दें, बट कंसेंट नहीं बनेगी। सो कंसेंट क्या है? सो 2 or more persons are said to consent कब? when they agree upon the same thing in the same sense। तो सेम चीज के बारे में सेम प्रकार से सोचना, इसको हम कंसेंट बोलते हैं। कंसेंट इन्वॉल्व्स यूनियन ऑफ विल्स, दोनों की इच्छाएं मिलना चाहिए। एंड अकॉर्ड इन द माइंड्स, अकॉर्ड यानी मीटिंग ऑफ माइंड्स, दोनों के माइंड्स भी मिलना चाहिए, मन भी मिलना चाहिए। When the parties agree upon the same thing in the same sense, they have consensus ad idem। तो इसी को हम एक नाम और देते हैं consensus ad idem। That means agreeing upon the same thing in the same sense। तो दोनों एक ही चीज है। या इसी को हम दूसरे शब्दों में बोले तो consent, तो consent भी वही चीज है। If there is no consent, अगर consent ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। सो कंसेंट होना जरूरी है। अगर हाँ बोला ही नहीं बी ने, या हाँ बोला लेकिन दोनों अलग चीज के बारे में सोच रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? जब दोनों जन सेम चीज के बारे में सेम प्रकार से सोच रहे हैं। सो इफ देर इज नो कंसेंट देर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। अगर कंसेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। एब्सेंस ऑफ कंसेंट को हम एक नाम और देते हैं एरर इन कंसेंसस।
अगर कंसेंट नहीं है तो इसको हम बोलते हैं कंसेंसस में एरर है, एरर इन कंसेंसस, दैट मीन्स नो कंसेंट। तो एरर इन कंसेंसस और नो कंसेंट का एक ही मतलब है, ये दोनों एक ही चीज है। एग्जाम्पल में सेम एग्जाम्पल दिया आपको, ए हैड टू कार्स BMW और ऑडी, ए ऑफर्स टू सेल वन कार टू बी, बी एक्सेप्ट्स द ऑफर बट ए वांटेड टू सेल हिज BMW और बी चाहता था वो ऑडी खरीदे। ऐसे केस में कंसेंट नहीं बनेगी, सिंस देयर इज नो कंसेंसस ad idem दैट इज एग्रीइंग अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, हेंस देयर विल बी नो कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट भी उत्पन्न नहीं होता। अब कंसेंट तो होना चाहिए, लेकिन कंसेंट कैसी होना चाहिए? तो फ्री होना चाहिए। फ्री का मतलब है बिना किसी के दबाव में आके अपने इच्छा से उसने हाँ बोला होना चाहिए। अब कब हम मानेंगे कंसेंट फ्री नहीं है, ये चीज भी आगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा है। हम सेक्शंस लाइन से ही पढ़ रहे हैं। वैसे सेक्शन 12 में हमने पढ़ा था कि कौन व्यक्ति साउंड माइंड है कौन नहीं। सेक्शन 13 डिफाइन करती है कंसेंट को, सेक्शन 14 डिफाइन करता है कंसेंट फ्री कब कब नहीं है। So section 14 lays down that consent is not free, consent free नहीं है if it is caused by coercion, या तो coercion हुआ है, या undue influence, या फिर fraud, या misrepresentation, या mistake। ये पांचों केसेस में हम मानते हैं consent is not free, क्योंकि सेक्शन नंबर 14 बोलता है consent is not free if it is caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation और mistake। अगर कंसेंट फ्री नहीं है, कंसेंट तो है बट फ्री नहीं है, तो इसको हम एक नाम और देते हैं एरर इन कॉजा। जैसे अगर कंसेंट ही नहीं है तो हम उसको बोलते हैं एरर इन कंसेंसस, कंसेंट है बट फ्री नहीं है तो एरर इन कॉजा। अब कंसेंट अगर फ्री नहीं है तो क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट में, तो ये चीज हम एक एक करके देखते हैं। सो द इफेक्ट ऑफ एब्सेंस ऑफ फ्री कंसेंट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स एज मेंशन्ड इन दिस चैप्टर। लेट अस सी देम ऑल वन बाय वन, एक एक करके हम देखते हैं कंसेंट फ्री नहीं है तो क्या होगा। सो इनको एक एक को हम पूरा लाइन से देखेंगे। तो मैंने बताया आपको पूरे लाइन से सेक्शन है, जैसे अभी सेक्शन नंबर 14 पढ़ा हमने कंसेंट, फ्री कंसेंट, फिर कोर्शन 15 में अनड्यू इन्फ्लुएंस 16, फ्रॉड 17, मिसरिप्रेजेंटेशन 18, फिर 19 में इनका इफेक्ट बताया, और 20, 21, 22 मिस्टेक के बारे में बताता है, फिर 23 में इलीगल एग्रीमेंट्स चालू हो जाएंगे। सो कोर्शन, सबसे पहली चीज कोर्शन, कोर्शन डिफाइन किया है सेक्शन नंबर 15 में। सेक्शन 15 डिफाइन करता है द वर्ड कोर्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोर्शन का मतलब है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मारपीट करके, डरा धमका करके कोई कंसेंट ले रहा है। आपको याद होगा पहले चैप्टर में हमने देखा था कि एक भाई आता है, मारपीट करके मुझसे मेरे प्रॉपर्टी के कागज पे साइन लेके चला जाता है। ये क्या है? तो ये कोर्शन है। तो कोर्शन है ना, यही मारना, पीटना, डराना, धमकाना, ये सब कोर्शन में कवर होता है। सो कोर्शन क्या होता है ये चीज भी डिफाइन की हुई है। सो ये तो जनरल बात हो गई, मारना, पीटना, डराना, धमकाना, लेकिन लिखते वक्त हम कैसे लिखेंगे इसको, तो इसकी डेफिनेशन है। सो ये चीज सेक्शन 15 बोलता है कि कोर्शन इज दी, कोर्शन क्या है? कमिटिंग, कुछ ऐसा कार्य करना, और थ्रेटनिंग टू कमिट, या ऐसा कुछ कार्य करने की सिर्फ धमकी भी देना। भले उसने वो कार्य किया नहीं, मारा पीटा नहीं, लेकिन मारने पीटने की धमकी भी दिया। वो आता है, मारता पीटता नहीं है, सिर्फ बंदूक लेके आता है, लोड करता है, यहाँ पे रख देता है। तो ये क्या है? मारने की धमकी हो गई। सो अगर सिर्फ थ्रेटनिंग भी किया गया है तो भी कोर्शन में कवर होता है। सो मारना पीटना तो होता ही है, या इवन सिर्फ डराना धमकाना भी कवर होता है इसमें। सो पहली चीज इसमें कवर होती है, कोर्शन इज द कमिटिंग, या तो करना, या थ्रेटनिंग टू कमिट, ऐसा कुछ करने की धमकी देना। कैसा कुछ? तो एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड एक और कानून है अपने यहाँ का, तो जो हाँ क्रिमिनल लॉज में कवर होता है। तो इसमें पूरी पेनल्टी के नेचर के जितने भी चीज़ें वो बताई गई है, क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करना है, क्या चीज़ें गलत है, क्रिमिनल एक्ट्स में कवर होती हैं, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई है। सो इंडियन पेनल कोड में बहुत सारी चीज़ें बताई है, जैसे कि मर्डर, सो ये भी आईपीसी में बताया। आपने मूवीज़ में देखा होगा कि सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत मुजरिम रमेश को आईपीसी की धारा 302 के तहत सजाए मौत देती है। तो आईपीसी है ना, यही है। आईपीसी की सजा जो दी जाती है वो उसकी धाराओं के हिसाब से, उसका सेक्शन 302 जो है वो बताएगा कि अगर मर्डर वगैरह किया है तो क्या होगा। तो ऐसे बहुत सारे उसमें चीज़ें बताई हैं कि ये सब क्राइम्स हैं, ये सब नहीं करना।
किडनैप कर लेना, ये भी इसमें बताया हुआ है। कोई किडनैप कर रहा है कंसेंट लेने के लिए कि भाई तू साइन कर, नहीं तो किडनैप कर लेंगे, तेरे को उठा लेंगे। या फिर जरूरी नहीं उसको, उसके घर वाले को उठा लिए, उसके बेटे को किडनैप कर लिए और उससे साइन करवा रहे हैं। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं ये सब भी कोर्शन में कवर होगी, क्योंकि ये भी एक्ट आईपीसी में फॉरबिड किया गया है। तो एनी एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी, तो इंडियन पिनल कोड में बहुत सारी चीजें हैं जो कि बताई गई है, आपने ये चीजें नहीं करना। सो वो चीजें अगर करके हम किसी की कंसेंट ले रहे हैं या फिर वो करने की धमकी भी दे रहे हैं, सिर्फ किडनैप करने की धमकी भी दे दिए, तो ये भी कोर्शन में कवर होगा। क्योंकि वर्ड क्या यूज किया है, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड। तो जो भी फॉरबिड किया है, प्रोहिबिट किया है, मना किया है बाय द इंडियन पिनल कोड, वो चीज आपको नहीं करना है। तो फॉरबिड करना मीन्स मना करना, प्रोहिबिट करना। सो वो चीज करके अगर कंसेंट ली गई है, ये पहली चीज। या फिर और अनलॉफुल डिटेनिंग, अनलॉफुल इलीगल तरीके से डिटेन कर लेना, तो डिटेन करना मीन्स जब्त कर लेना। अगर कोई अनलॉफुल डिटेनिंग कर रहा है, लीगली नहीं, अगर लीगली उसको अलाउड है कोई चीज रखना तो वो फिर ठीक रहेगा, लेकिन उसको अलाउड नहीं है फिर भी वो जब्त कर रहा है या जब्त करने की धमकी दे रहा है, तो वो भी इसमें कवर होगा। जैसे जो पहला एग्जाम्पल मैंने दिया था भाई वाला, वो इसमें कवर होता है कि भाई आता है मारपीट करके साइन करा के लेके चला जाता है, वो इसमें कवर होगा, बिकॉज ही इज थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पेनल कोड। दूसरा जो है अनलॉफुल डिटेनिंग, समझो मैंने एक व्यक्ति को एजेंट अपॉइंट किया, मेरा एक पहचान वाला था, दिल्ली में रहता है। अब दिल्ली में मुझे बहुत सारे काम होते हैं तो मुझे जाना आना पड़ता था, मैंने सोचा वहाँ एक एजेंट अपॉइंट कर देते हैं और एजेंट को यहाँ से गुड्स भेज देंगे, वो वहाँ पे बेचते रहेगा। मैंने उसको वहाँ अपॉइंट कर दिया, साल भर के लिए अपॉइंट किया था। मैंने साल भर देखा वो बिजनेस अच्छे से नहीं कर रहा है, अगले साल मैं उसका एजेंसी कैंसिल करने का सोच रहा हूँ। जब मैंने उसको एजेंट अपॉइंट किया था तो उसको मैंने साथ में एक गुड्स तो भेजा ही था, साथ में एक डिलीवरी के लिए कार दे दिया था। ऑडी R8 उसके पास मैंने पहुंचा दिया, डिलीवर करने के लिए लगती रहती है, तो मैं बोला ये रख ले, तो ऑडी R8 उसको दे दिया मैंने। अब यहाँ पे उसके पास ये खबर पहुंची कि शर्मा जी अगले साल उसको एजेंट अपॉइंट नहीं करेंगे। तो मुझे फ़ोन करता है, मुझे बोलता है शर्मा जी सुना है आप मुझे एजेंट अपॉइंट नहीं करोगे। मैं बोलता हूँ नहीं नहीं ऐसी बात तो नहीं है। फिर भी वो मुझे धमकी देता है, देखो शर्मा जी अगर आपने अगले साल फिर से मुझे एजेंट अपॉइंट नहीं किया तो भूल जाओ आपकी ऑडी मेरे पास रखी हुई है। अब ये क्या है, अनलॉफुल डिटेनिंग, वो जब्त कर रहा है या जब्त करने की धमकी दे रहा है, उसको राइट नहीं है ये चीज़ का, लेकिन वो ये चाहता है कि मैं उसको एजेंट करके अपॉइंट करूं, अगले साल की भी एजेंसी उसको दूं। इसीलिए वो मुझसे इस प्रकार से एक धमकी दे रहा है कि मेरी चीज को जब्त कर लेगा। ये जो अनलॉफुल डिटेनिंग है या थ्रेटनिंग टू डिटेन है प्रॉपर्टी, तो ये भी इसी में कवर होता है। पहली चीज, कोई ऐसा कार्य करना, कमिटिंग या फिर सिर्फ थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन प्रोहिबिटेड बाय द इंडियन पिनल कोड, या फिर दूसरी चीज अनलॉफुल डिटेनिंग जब्त करना, या सिर्फ थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी किसी की प्रॉपर्टी जब्त करना या जब्त करने की धमकी देना। टू द प्रिजुडिस ऑफ एनी पर्सन वॉट एवर, किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोर्शन एम्प्लॉय हो सकता है। टू द प्रिजुडिस ऑफ एनी पर्सन, एनी पर्सन यानी कोई थर्ड पर्सन भी कवर हो सकता है। प्रिजुडिस यानी भेदभाव, जो गलत हो रहा है वो किसी के साथ भी हो सकता है। जैसे समझो कंसेंट ली जा रही मेरी, मुझे बोला जा रहा शर्मा जी यहाँ साइन करो, बट मुझे मारा पीटा नहीं जा रहा, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है उसको मारा पीटा जा रहा। मेरी फ्रेंड है एक श्रद्धा कपूर, उसको पकड़ के लाए, उसको मार पीट रहे, अब मेरे से कंसेंट ले रहे हैं, तो कोर्शन किस पे एम्प्लॉय हो रहा है, किसी तीसरे व्यक्ति पे। तो जो थर्ड पॉइंट है वो वही बोलता है कि कोर्शन जो है इट कैन बी एम्प्लॉयड इवन ऑन अ थर्ड पर्सन, तो टू द प्रेजुडिस ऑफ एनी पर्सन वॉट एवर। तो जरूरी नहीं जिससे कंसेंट ले रहे उसी के ऊपर कोर्शन एम्प्लॉय हो। कई बार ऐसा होगा कंसेंट मेरी ली जा रही लेकिन मारा पीटा जा रहा है मेरे बेस्ट फ्रेंड को, ऐसे केसेस भी कोर्शन में कवर होंगे। वो थर्ड पॉइंट बोलता है कि टू द प्रेजुडिस ऑफ एनी पर्सन वॉट एवर, दैट मीन्स यहाँ पे इवन थर्ड पर्सन कैन बी इन्वॉल्व, तो थर्ड पर्सन भी आ सकता है जिसके ऊपर हम कोर्शन एम्प्लॉय कर रहे हैं। एंड ये सभी केस में इंटेंशन क्या है, इंटेंशन ये है कि आगे वाला हमारे साथ एग्रीमेंट एंटर करे, कॉन्ट्रैक्ट करे। विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। ये सभी केस में अगर वो मुझे मार पीट रहा है तो क्यों मार रहा है, क्योंकि वो चाहता है मैं उसके नाम से कोई प्रॉपर्टी कर दूं। अगर वो मेरी प्रॉपर्टी जब्त कर रहा है तो क्यों कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है मैं उसको एजेंट अपॉइंट करूं। दैट मीन्स वो मेरे से कॉन्ट्रैक्ट करवाने चाहते हैं, इसीलिए ये सब कार्य किए जा रहे हैं। ये कोर्शन की डेफिनेशन है, कोर्शन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पिनल कोड और
unlawful detaining or threatening to detain any property to the prejudice of any person whatever with the intention of causing other person to enter into an agreement. हम चाहते हैं आगे वाला एग्रीमेंट करें. सो ये चारों पॉइंट्स इसमें रहेंगे. ये और है आइदर और फिर या तो उसके ऊपर खुद के ऊपर कोर्शन एम्प्लॉय या थर्ड पर्सन पे, और हर केस में लेकिन हमारा इंटेंशन है कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना, तो ये कोर्शन में कवर होगा. सो ये डेफिनेशन ऐसे पॉइंट वाइज नहीं होती है, ये तो आपको समझने के लिए मैंने अपने बुक में तोड़ा हूँ. बाकी डेफिनेशन पूरी एक लाइन में लिखी हुई है, कोर्शन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट, ऐसा पूरा एक लाइन में लिखा होता है. अपन उसको तोड़ते हैं ताकि समझने में आसान हो जाए. ठीक है, तो हर जगह अपन ने तोड़ा, कंसीडरेशन भी उठाया, उसके एक एक वर्ड को तोड़े और उसको समझा, तो फिर कंसीडरेशन का चैप्टर अपना क्लियर हुआ. एसेंशियल एलिमेंट्स हमको समझना था, तो वही सेक्शन 10 को उठाए, उसके एक एक पॉइंट को तोड़े और उसको समझे. वैसे यहाँ कोर्शन समझने के लिए हम उसके एक एक पॉइंट को तोड़ रहे हैं और उसको समझ रहे हैं. सो कोर्शन यानी पहली चीज, ऐसे कोई कार्य करना या करने की धमकी देना जो इंडियन पेनल कोड में मना किया गया है. दूसरी चीज, किसी व्यक्ति की कोई प्रॉपर्टी जब्त करना या जब्त करने की धमकी देना. तीसरी चीज, किसी थर्ड पर्सन पे भी कोर्शन एम्प्लॉय हो सकता है. एंड चौथी चीज, हर केस में हमारा इंटेंशन है कि आगे वाला हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर करे. अब डेफिनेशन यहाँ खत्म नहीं होती, इसमें एक एक्सप्लेनेशन जोड़ा गया है. एक्सप्लेनेशन भी डेफिनेशन का पार्ट होता है. एक्सप्लेनेशन बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंडियन पेनल कोड वहां अप्लाई हो रहा था या नहीं हो रहा था जहां कोर्शन किया गया. सो कानून कहाँ तक अप्लाई होते हैं पहले मैं आपको ये बता देता हूँ. जैसे भारत का कानून है, तो भारत के कानून कहाँ तक अप्लाई होंगे, ये मान लो भारत है अपना. ठीक है, तो भारत के कानून कहाँ तक अप्लाई होंगे, अरे मान लो एग्जाम्पल है. सो भारत के कानून अप्लाई होंगे भारत की जमीन पे, भारत के पानी पे और भारत के हवा पे. सो भारत का पानी यानी क्या, एक चीज तो यह है कि जो अंदर इसमें बह रहा है ये भारत का पानी हो गया. इसके अलावा भारत का पानी रहता है 12 नॉटिकल माइल्स तक, यहां तक के भारत है. सो ये 12 नॉटिकल माइल्स. नॉटिकल माइल्स क्या है, एक प्रकार की डिस्टेंस नापने की यूनिट है. जैसे अपन किलोमीटर्स वगैरह में माइल्स में नापते हैं, वैसे ही समुद्र में या पानी में नॉटिकल माइल्स से नापा जाता है. सो यहां तक के इंडिया है. अब भारत का जो कानून है इंडियन पेनल कोड, ये भी भारत का कानून है. ये कहां तक अप्लाई होगा, भारत में ही अप्लाई होगा, सिर्फ इतने एरिया में. इसके बियॉन्ड ये अप्लाई नहीं होते, इसके बियॉन्ड लग जाते हैं इंटरनेशनल वाटर्स. ये इंटरनेशनल वाटर्स हैं. अब यहां पे भारत के कानून जहां अप्लाई होगा वहां इंडियन पेनल कोड लगेगा, और वहां पे ये कार्य करना फॉरबिडन बाय आईपीसी हो जाएगा. ये तो सिंपल है. लेकिन समझो अगर भारत के बाहर, समझो एक शिप है, ये शिप है, ठीक है, शिप जा रही है. इसमें मैं और मेरा फ्रेंड ट्रैवल कर रहे थे. मेरा फ्रेंड क्या करता है, वो देखता है मेरे हाथ में रोलेक्स की घड़ी है, वो मुझे यहां से लटका देता है. ये खड़ा है वो, और मुझे लटका दिया, और मुझे बोलता है शर्मा जी अपनी रोलेक्स की घड़ी मेरे नाम कर दो, मुझे बेच दो. 20 लाख की घड़ी है, वो बोलता है मैं आपको 50,000 रुपए देता हूं और आप मुझे ये बेच दो. अब यहाँ पे मुझे हाँ बोलना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो मुझे फेंक देगा पानी में, और फिर पानी में तैरना आता भी होगा तो समुद्र में कितना तैर के आएगा बेचारा इंसान. सो मैं यहाँ पे हाँ बोल देता हूं. अब यहाँ पे तो इंडियन पेनल कोड नहीं लग रहा था, तो क्या फिर भी ये कोर्शन में कवर होगा, तो आंसर इज यस. क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन. एक्सप्लेनेशन स्पेसिफिकली बोलता है इट इज इममटेरियल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता whether the Indian penal code is or is not in force in the place where coercion has been employed. तो जहां कोर्शन एम्प्लॉय हुआ वहां आईपीसी लग रहा है या नहीं लग रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. वो आईपीसी में फॉरबिड किया है ना, दैट इज सफिशिएंट. भले उस जगह पे अपने कानून नहीं लग रहे हैं, फिर भी हम बोलेंगे कि वो आईपीसी में फॉरबिड किया है, तो हम इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं. मैं यहाँ पे कैंसिल करके अपनी घड़ी वापस ले सकता हूँ, और रेस्टिट्यूशन करना पड़ेगा, उसको पैसा वापस करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये अभी हम पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेज में. सो यहाँ पे भी अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट होगा कोर्शन वगैरह के द्वारा, तो ये भी हम कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन पेनल कोड वहां पे अप्लाई होता या नहीं होता इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज इममटेरियल. ठीक है, सो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है बिल्कुल ऐसा का ऐसा. ये दिया हुआ है, ये एक्चुअल केस पे आधारित है इलस्ट्रेशन, और
ये क्वेश्चन एग्जाम में भी काफी बार आ चुका है। सो देखते हैं, सीधा डेफिनेशन भी पूछते हैं कभी कभी। सो देखो क्या बोला है, ए एंड बी वर सेलिंग इन अ शिप विच वॉज ऑन इट्स वे फ्रॉम लंडन टू बॉम्बे। वेल द शिप वॉज पासिंग थ्रू द स्विस कैनाल। स्विस कैनाल एक जगह है जो जितने भी अपने ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट जितने भी शिप्स जाते हैं वो स्विस कैनाल से जाते हैं। आपको पता होगा, ज्योग्राफी में पढ़े थे बचपन में। हाँ पढ़े थे अपन ने, रहता है यहाँ पे, ऐसा अफ्रीका आ जाता है, इधर पे यूरोप है। तो यहाँ पे कोई भी अगर शिप जाना है, समझो यहाँ इंडिया से अपन भेज रहे हैं कुछ, तो ऐसा इतना घूम के थोड़ी जाएगा, वो यहाँ से जाता है शॉर्टकट से। तो यहाँ स्विस कैनाल है मेडिटेरियन सी में। तो यहाँ पे एक छोटी सी कैनाल है, वो वहाँ से पूरे जितने भी ट्रेड वगैरह के शिप्स होते हैं, मर्चेंट नेवी वगैरह के शिप होते हैं, वो सब वहाँ से जाते हैं। सो ये स्विस कैनाल है। तो स्विस कैनाल से पूरी ट्रेडिंग होती है। तो स्विस कैनाल से जा रहा था एक शिप, और ए वहां पे धमकी देता है बी को टू थ्रो हिम इनटू द सी, मैं तुमको समुंदर में फेंक दूंगा, अनलेस ही एग्रीड टू सेल हिज रोलेक्स वॉच फॉर ₹100। बी एग्रीड टू सेल द सेम। हियर ए हैज एम्प्लॉयड कोर्शन एंड बी कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट इवन दो आईपीसी इज नॉट एप्लीकेबल एट द स्विस कैनाल। भले यहाँ पे हमारा कानून नहीं लगता, बट फिर भी यहाँ पे भी अगर ऐसी कोई हरकत हुई है तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। भारत आके हम अपनी चीज वापस ले लेंगे और उसको उसके ₹100 वापस कर देंगे। ठीक है, तो ये एक्चुअल केस पे आधारित है, और ऐसे के ऐसे केस आपको और दिखेंगे क्वेश्चंस जब आप पढ़ोगे, तो क्वेश्चन आंसर्स में ऐसे पॉइंट्स और देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये हो गया एक और पॉइंट। अब एक सवाल और आया मद्रास हाईकोर्ट के सामने, क्या सुसाइड कर लेना या सुसाइड करने की धमकी देना, क्या ये भी कोर्शन में कवर होगा? तो ये एक और अहम सवाल कोर्ट के सामने आया। इसमें क्या होता है, एक लड़का होता है, उसका एक भाई होता है, और उसकी एक बीवी होती है, जनरली एक होती है, उसका एक लड़का भी होता है। इन लोगों के बीच झगड़ा होता है, किस चीज से रिलेटेड? तो एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी पे डिस्प्यूट होता है, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी होती है। ये बोलता है मेरी प्रॉपर्टी है, ये बोलते हैं कि नहीं हमारी प्रॉपर्टी है, दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है। अब ये जो भाई है ना, ये काफी अच्छा होता है, अमीर होता है, पैसे वैसे होते हैं, ये गरीब होता है। ये सोचता है कि क्यों ना ये प्रॉपर्टी अपन इसको दे दें, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उसकी बीवी उसको बोलती है तुम चुप रहो, फालतू की बातें मत करो, तो अपन कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में जो डिसीजन होगा वो देखेंगे, फालतू ज्यादा दानवीर बनने की जरूरत नहीं। तो ये ऐसा कोई दान वान नहीं करना है अपने को प्रॉपर्टी का। लेकिन फिर भी ये बड़ा परेशान होता है, इसका भाई भी इसको टॉन्ट मारता है, क्या भैया इतने पैसे है तुम्हारे पास फिर भी ऐसे हरकतें कर रहे हैं। और ये यहाँ से इसको प्रेशराइज करती है, दोनों जन के प्रेशर में बेचारा पिस रहा है। तो वो चाहता है कि चलो डोनेट कर देते, दे देते हैं, अपना हक छोड़ देते हैं प्रॉपर्टी से, बट उसकी वाइफ और उसका बच्चा जो होता है वो तैयार नहीं होते, वो बोलते नहीं नहीं पापा अपनी प्रॉपर्टी है, काय को देंगे, झगड़ते रहते हैं। अब ये बेचारा प्रेशर में होता है, एक दिन बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, तो ये ऐसा पानी के टंके पे चढ़ जाता है और बोलता है कि मैं यहाँ से कूद जाऊंगा, मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, सुसाइड। सो सुसाइड करने की बात करता है। फिर पूरा गांव जमा हो जाता है, अरे भाई क्या हुआ क्या हुआ? तो बताता है देखो ये मेरी बीवी बच्चों को बोलो कि ये जो प्रॉपर्टी है डिस्प्यूटेड, ये मेरे भाई के नाम कर दे, तभी मैं उतर के नीचे आऊंगा। अगर ये लोग एग्री करते हैं तभी तभी मैं नीचे आऊंगा, और तभी पूरा यानी वही एक एग्रीमेंट बनाओ बोलते हैं, अलग से एक एग्रीमेंट बनता है, इसका कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक हक छोड़ने का, एक प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, जिसमें वो बोलते हैं कि हाँ हम अपना अधिकार छोड़ रहे हैं। तो वो एग्रीमेंट बनाया जाता है, फिर वो उतर के आता है। अब एग्रीमेंट तो बन गया हक छोड़ने का, बाद में फिर दोनों को बहुत बुरा लगा, बीवी बच्चों को, कि यार ये तो गलत हुआ है, अपने से तो जबरदस्ती कंसेंट ले ली गई, एक्चुअल में तो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, कोर्ट डिसाइड करेगा वैसा होना चाहिए था, लेकिन ये तो इन्होंने गलत किया। अब इनको लगता है कि यार गलत हुआ, तो ये कोर्ट चले जाते हैं और बोलते हैं हमारे साथ कोर्शन हुआ। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है कोर्ट के सामने कि क्या ये कोर्शन है, क्योंकि कोर्शन में ऐसा कोई कार्य होना चाहिए जो फॉरबिड किया गया है इंडियन पिनल कोड में। कोर्ट जब इसको पूरा पढ़ता है आईपीसी को, तो उसको समझ में आता है कि सुसाइड करने पे कोई पनिशमेंट ही नहीं है, क्योंकि सुसाइड करने पे क्या पनिशमेंट होगी? कोई बेचारा मर गया तो क्या लटकाएंगे क्या उसको? और तो नहीं, गया वो, खत्म हो गया। सो सुसाइड करने पे कोई पनिशमेंट नहीं है। लेकिन जब कोर्ट उसको ध्यान से पढ़ता है तो उसके ध्यान में आया कि येट इट इज फॉरबिडन, क्योंकि उसमें लिखा है अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड इज पनिशेबल।
अगर कोई कोशिश करता है और बच जाता है तो उसको 2 साल की सजा हो जाती है। सो आईपीसी में लिखा हुआ है, हाँ, तो ये दिया हुआ है। क्योंकि गलत है वो भी। कोर्ट ने बोला ये भी गलत है, इट इज स्टिल फॉरबिडन। भले सुसाइड इज नॉट पनिशेबल, बट अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड इज पनिशेबल, एंड हेंस सुसाइड इज फॉरबिडन। कोर्ट ने बोला कि अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड भी फॉरबिडन माना जाएगा और ये भी आईपीसी में कवर होगा। यहाँ पे जो केस हुआ था इसमें फिर बोला गया ये जो प्रॉपर्टी का हक छोड़ने का कॉन्ट्रैक्ट किया है इन लोगों ने, ये वैलिड नहीं है, ये क्योंकि कोर्शन के द्वारा किया गया है। यहाँ पे भी ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी में फाइनली जब कोर्ट डिसाइड करेगा तो वो डिसीजन माना जाएगा। ठीक है, अब इनके पास एक और ऑप्शन है, फिर से टंके पे चढ़ जाए और कूद जाए, बट अब क्यों करेंगे, तो वो तो नाटक था सिर्फ। तो खैर, तो यहाँ पे ये केस हुआ था मद्रास हाई कोर्ट का, अमी राजू वर्सेस शेषम्मा। इनका केस था, तो शेषमा है, अब वो साउथ में नाम थोड़े चेंज हो जाते, शेष अम्मा है स्पेलिंग, तो ठीक है। हेल्ड बाय मेजॉरिटी दैट थ्रेट टू कमिट सुसाइड अमाउंट्स टू कोर्शन, तो इन्होंने बोला कि थ्रेट टू कमिट सुसाइड भी कोर्शन है। द कोर्ट ऑब्जर्व दैट, कोर्ट ने ध्यान दिया दैट दो सुसाइड वॉज नॉट पनिशेबल बाय आईपीसी, क्योंकि सुसाइड पे कोई सजा नहीं है, yet it was one forbidden by the Indian Penal Code since an attempt to commit suicide is punishable. कोई अगर कोशिश करता है और बच जाता है तो उस पर पनिशमेंट है। In this case, a person threatened to commit suicide if his wife and son did not contract with his brother to release certain disputed properties in his favor. The court held that the contract was caused by coercion. अब अगर कोर्शन होगा तो क्या करेंगे हम, तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइडेबल, हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं। So a contract brought about by coercion is voidable at the option of the party whose consent was so caused. तो जिसकी कंसेंट ली गई थी कोर्शन के द्वारा, वो कोर्ट जाके इसको कैंसिल कर सकता है। सो इट इज voidable at the option of the party whose consent was caused by coercion. ठीक है, ऐसा है। ये कोर्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। कोर्शन से रिलेटेड कोई डाउट होंगे तो आप पूछ सकते हैं। फिर अगला प्रकार देखते हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस। हाँ, डेफिनेशन का थर्ड पॉइंट बोलता है विद टू द प्रेजुडिस ऑफ एनी पर्सन वॉट एवर, दैट मीन्स कोर्शन कैन बी एम्प्लॉयड ऑन एनी पर्सन, टू द प्रेजुडिस ऑफ एनी पर्सन मीन्स किसी भी व्यक्ति पे कोर्शन हो सकता है कंसेंट मेरी ली जा रही बट मारा पीटा जा रहा मेरे फ्रेंड को, तो ये भी कोर्शन में कवर होगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइडेबल रहेगा एट माय ऑप्शन। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं हम। अगला पॉइंट है अनड्यू इन्फ्लुएंस। सेक्शन नंबर 16 डिफाइन करता है अनड्यू इन्फ्लुएंस को। अनड्यू इन्फ्लुएंस कब है, तो अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस इफ वन ऑफ द पार्टीज इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर एंड ही यूजेस सच पोजीशन टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर। इसमें दो चीजों का होना अनिवार्य है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की इच्छाओं पे हावी हो सकता है और वो ऐसा करके एक अनुचित फायदा उठा लेता है, हम बोलेंगे अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया। इसको समझने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक एक्चुअल केस है, उसको हम समझते हैं, और वो केस आपके कोर्स में नहीं है बट वो बेस्ट केस है आपको अनड्यू इन्फ्लुएंस समझाने के लिए। एक केस हुआ था इसमें डॉक्टर साहब और पेशेंट का। इस केस से आपको ये अनड्यू इन्फ्लुएंस का कॉन्सेप्ट सबसे बेस्ट प्रकार से समझ में आएगा। एक होते हैं सेठ जी, पैसा खूब होता है उनके पास, रहते हैं कुछ कुछ लोग, इतना पैसा कि जेब से 10 रुपए निकालो 50-60 हज़ार रुपए गिर जाए, बहुत ही अमीर। अब अमीर तो बहुत होते हैं लेकिन ये खुश नहीं होते हैं क्योंकि इनका कोई परिवार वाला नहीं होता, कोई वारिसदार नहीं, कुछ नहीं। अल्टीमेटली इनके जाने के बाद कोई है ही नहीं जिसको इनके प्रॉपर्टीज वगैरह मिले, ऐसा कोई सगा संबंधी नहीं होता, अकेले रहते हैं बेचारे। तो जिस दिन जाएंगे ना कोई रोने वाला ना रोने वाली, आपका क्या होगा जनाब आली, इस टाइप के व्यक्ति होते हैं वो। इनके सिर्फ एक फ्रेंड होते हैं, ये होते हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छे फ्रेंड होते हैं इनके,
कुछ भी जैसे चाय वाय भी पीना है तो डॉक्टर साहब को बुला लेते हैं, चलो आ जाओ थोड़ा बैठ के बातें करते हैं। सिर्फ एक ही फ्रेंड होता है डॉक्टर साहब, और कोई दोस्त यार भी नहीं, थोड़े बहुत दूर दूर के रिश्तेदार होते हैं लेकिन पास का ऐसा कोई नहीं होता, सबसे करीबी होते हैं एक डॉक्टर साहब। कभी भी कोई भी हेल्प भी लगती है तो इवन डॉक्टर साहब को फोन किया जाता है, अरे डॉक्टर साहब वो थोड़ा ये वाला काम निपटा दो मेरा, तो डॉक्टर साहब वो करवा देते थे, या तो खुद करते थे या अपने एम्प्लॉयज को बोल के करा देते थे। फिर कभी कोई भी और भी हेल्प लग रही, कभी तबीयत खराब लग रही, अरे डॉक्टर साहब एकदम दर्द हो रहा मेरे को, क्या करूँ, एकदम हार्ट अटैक आ रहा, सो डॉक्टर साहब दौड़े चले आते थे। तो कोई भी हेल्प चाहिए तो डॉक्टर साहब एक अकेले व्यक्ति थे जो इनकी सहायता करते थे। अब डॉक्टर साहब ने सोचा कि यार इतना अच्छा रिलेशन बनाया है, अब अपन इनके दोस्ती का फायदा उठाते हैं, और वो सोचते हैं कि अपन इनके कुछ प्रॉपर्टीज अपने नाम करवा लेते हैं। अब क्या होता है, डॉक्टर साहब जाते हैं पेशेंट के यहाँ, क्लाइंट के यहाँ, और उनको बोलते हैं सेठ जी को, सेठ जी देखो आपको आपकी एक प्रॉपर्टी है वो 4 करोड़ की रामदास पेट में। सो वो रामदास पेट का केस नहीं है, एग्जाम्पल है। सो वो जो प्रॉपर्टी है 4 करोड़ की वो मुझे बेच दो, मैं फ्री में नहीं मांग रहा, बट थोड़ा सस्ते में मुझे दे दो। कितने सस्ते में, तो बोले एक काम करो, 4 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मैं 2.5 करोड़ रुपए आपको देता हूँ, 2.5 करोड़ रुपए ले लो और बाकी मेरे को ये दे दो। अब सेठ जी बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा कैसा, 2.5 करोड़ में मैं 4 करोड़ की प्रॉपर्टी दे दूं, ये तो गलत हो जाएगा, सो मैं इतने कम में नहीं बेचूंगा। फिर सेठ जी को फिर समझाते हैं डॉक्टर साहब, देखो मैं अच्छे काम के लिए बोल रहा हूँ, मैं वहाँ पे हॉस्पिटल बनाऊंगा, थोड़ा हेल्प होगी लोगों की तो आपको भी पुण्य मिलेगा। वो फिर भी नहीं मानते। अल्टीमेटली वो फिर बोलना चालू करते हैं, देखो सेठ जी, फिर अगर आप ये इतना सा नहीं कर सकते मेरे लिए तो भूल जाओ कि आपका कोई डॉक्टर दोस्त है, अगर आप कुछ भी लगेगा तो भूल जाओ कि मैं दौड़ा चला आऊंगा। सो यहीं तक अपनी दोस्ती थी, अब भूल जाओ, क्योंकि मैं इतना आपके लिए कर रहा हूँ, आप इतना सा भी नहीं कर सकते तो फिर क्या दोस्ती रह गई, तो भूल जाओ अब अपनी दोस्ती को। अब सेठ जी को बहुत बुरा लगता है, इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं उनको। अब वो बोलते हैं चलो ठीक है मैं प्रॉपर्टी बेचने को तैयार हूँ, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, प्रॉपर्टी बेच दी जाती है, सेल कर दिया डॉक्टर साहब को। इसके बाद जब सेल डीड लग जाती है तो फिर पेशेंट को नींद नहीं आ रही रात को, वही घूम रहा है, यार 4 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, 1.5 करोड़ कम मिला है, सो 1.5 करोड़ बहुत होता है तो पैसा कम मिला, नींद ही नहीं आ रही। अब वो कुछ दिन बाद कोर्ट जाते हैं और कोर्ट जाके बोलते हैं कि यहाँ पे मेरे साथ गलत हुआ था, मैंने फ्रीली कंसेंट नहीं दिया था, इन्होंने मुझसे जबरदस्ती कंसेंट ली थी, भले ही मारपीट नहीं की लेकिन इमोशनल ब्लैकमेल करके। कोर्ट ने देखा यहाँ पे क्या ये 2 पॉइंट मौजूद हैं। पहला पॉइंट, वन ऑफ द पार्टी इज इन द पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर। तो कोर्ट ने देखा कि हाँ ये तो यहाँ है, क्योंकि डॉक्टर साहब जो है वो बहुत हावी हो सकते हैं पेशेंट पे, पेशेंट इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन डॉक्टर साहब, तो और कोई है ही नहीं बेचारे सेठ जी के पास, तो सेठ जी को पूरे पूरे तरह से निर्भर हैं वो डॉक्टर साहब पे, तो डॉक्टर साहब जैसा बोलेंगे वैसा कर रहे हैं, तो उन पे हावी हुआ जा सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, ऐसा करके फायदा उठा लिया गया, तो डॉक्टर साहब ने ऐसा किया, उन पे हावी हुए और उनके जो प्रॉपर्टीज थी अपने नाम कर लिए सस्ते में। सो कोर्ट ने बोला यहां हो गया अंडी इन्फ्लुएंस, और अगर अंडी इन्फ्लुएंस हुआ है तो इस कॉन्ट्रैक्ट को भी कैंसिल किया जा सकता है, ये वॉइडेबल रहेगा। ठीक है, तो अंडी इन्फ्लुएंस में क्या होता है, मारपीट नहीं हो रही, इसमें फिजिकल फोर्स इज नॉट इन्वॉल्व, इसमें मेंटल प्रेशर इन्वॉल्व है, जैसे कि इमोशनल ब्लैकमेल करना, भाई तू ऐसा करेगा मेरे साथ, दोस्त नहीं है मेरा, दोस्त छोड़ो, भाई नहीं है तू मेरा, फिर एकदम रोने जैसा मुंह बनाएंगे, भाई भाई नहीं है तू मेरा। अब अपन बोलते चल भाई ठीक है, तो होता है ना, दोस्त लोग बोलते हैं भाई चल पिज्ज़ा खाने चलते हैं, आप बोलते नहीं नहीं पढ़ाई कर रहा हूँ मैं अभी, कोई पिज्ज़ा विज़्ज़ा नहीं। फिर वो बताएगा यार उस दिन तू बोला था मूवी चल तो मैं गया था तेरे साथ, यही तेरी दोस्ती, इतना नहीं करेगा, तो फिर अपन चले जाते हैं। सो ये इमोशनल ब्लैकमेल वही चीज़ हो गई अंडी इन्फ्लुएंस, जब ये करके हम एक कॉन्ट्रैक्ट कर ले रहे हैं, सो ये अंडी इन्फ्लुएंस है। टू थिंग्स मस्ट एग्जिस्ट इन अंडी इन्फ्लुएंस एज पर सेक्शन नंबर 16(1). 16(1 बोलता है अ कॉन्ट्रैक्ट इज डीम्ड टू बी कॉज बाय अंडी इन्फ्लुएंस इफ वन ऑफ द पार्टीज इज इन द पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की इच्छाओं पे हावी हो सकता है, एंड ही यूजेस सच पोजिशन टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर, वो ऐसा करके एक अनफेयर एडवांटेज उठा लेता है, सो हम मान लेंगे अंडी इन्फ्लुएंस है। सो ये दो चीज दी हुई है। So contract is said to be induced by undue influence if one of the parties is in a position to dominate the will of another and he uses such position to obtain an unfair advantage over the other.
अब ये कब मानते हैं हम कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की इच्छाओं पे हावी हो सकता है, ये कब कब हम ऐसा मानेंगे? ये चीज पे भी झगड़े ना हो इसीलिए एक्ट में ही लिख दिया। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 बोलता है कि हम मान लेंगे, डीमिंग प्रोविजन, डीम करना यानी मान लेना। सो हम मान लेंगे, इट विल बी प्रिज्यूम्ड, प्रिज्यूम कर लेना, मान लेना। सो सेक्शन 16(2) बोलता है दैट अ पर्सन इज डीम्ड टू बी इन अ पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर। तो हम मान लेंगे कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की इच्छाओं पे हावी हो सकता है अगर वेयर देयर इज अ रियल और एपरेंट ऑथोरिटी। तो अगर वहां पे रियल ऑथोरिटी है रियल ऑथोरिटी का क्या मतलब है? जब एक व्यक्ति दूसरे के कंट्रोल में आता है डायरेक्टली, जैसे कि मास्टर और सर्वेंट, ठाकुर साहब और रामलाल, देख के ही पता लग रहा है कि हाँ ठाकुर साहब जो है रामलाल की इच्छाओं पे हावी हो सकते हैं। ऐसे केसेस जहाँ पे एक मालिक है और दूसरा नौकर है, मालिक जैसा बोलेगा वैसा बेचारा नौकर करेगा क्योंकि वो डिपेंडेंट है उस व्यक्ति पे। यहाँ पे कोर्ट मान लेगा कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की इच्छाओं पे हावी हो सकता है। अंडी इन्फ्लुएंस यहाँ पे प्रिज्यूम कर लेते हैं हम। तो व्हेन देयर इज अ रियल अथॉरिटी और एपेरेंट अथॉरिटी, एपेरेंट यानी जो दर्शाई जाती है, जो देखकर पता लगती है, उसको हम बोलते हैं एपेरेंट। एपेरेंट यानी जो देख के पता लग रही, जो दार्शनिक है, देख के पता लग गई। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं एपेरेंट का, ये वर्ड बहुत बार आता है पूरे कोर्स में, सिर्फ फाउंडेशन में नहीं, इंटर, फाइनल और हर सब्जेक्ट में दिखेगा आपको, टैक्स वगैरह में अगले साल। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एपेरेंट का मतलब है जो देखकर पता लगा। जैसे समझो आप, आपके फ्रेंड, आपके दो फ्रेंड हैं, आप 3 जन ट्रिपल सीट बाइक से जा रहे थे। एक सिग्नल आता है, रेड सिग्नल है, आप उसको जंप करके भागते हैं, कोई दिखा नहीं इधर पुलिस पुलिस, तो आप जंप करके भागे। जैसे ही बस चौक तक पहुंचे थे तो सामने से झाड़ के पीछे छुपा था एक मामू, वो आता है। अब वो आ रहा है, रोक रहा है आपको। अब आप क्या करोगे? आप वहां से यू टर्न लेके भाग जाते हो। अब क्यों भागते हो आप? क्योंकि आपको दिखा कि मामू है, वो चालान कर सकता है। मामू यानी पुलिस वाला। मामू ही बोलते हैं ना, पुलिस वाले को मामू बोलते हैं अपन। पूरे महाराष्ट्र में मामू बोलते हैं, सिर्फ नागपुर में नहीं, तो पूरे महाराष्ट्र में। सो मामू है तो वो चालान कर सकता है। ये कैसे पता लगा आपको? उसको देख के, उसके जो कपड़े पहना था, पुलिस वाला है, वर्दी पहना है, तो आपको समझ गया। इसको हम बोलते हैं एपेरेंट अथॉरिटी। एपेरेंट यानी जो देख के पता लग गई कि अरे इसके पास अथॉरिटी है, ये अपना चालान कर सकता है। दिस इज कॉल्ड एज एपेरेंट अथॉरिटी। जैसे पुलिस वाले हो गए, तो देखकर ही पता लग जाता है कि हाँ ये कोई एक्शन ले सकता है हमारे ऊपर। जैसे आप और आपकी फ्रेंड बैठे हैं अंबाझरी में, वहां पे पुलिस का ढग्गा आया, तो आप उठ के भागते हो। क्यों भागते हो? अरे एग्जाम्पल है तो क्यों उठ के भागे? क्योंकि आपको दिखा पुलिस का ढग्गा है, उठा के ले जाएगा। वो ढग्गे आते हैं ना, बड़े ढग्गा है ना, बड़ी जो वैन होती है उसको ढग्गा बोलते हैं। वैन, ठीक है। मेट्राडोर टाइप होती है बड़ी वैन, वो। तो वो हम क्यों भाग, हम यानी मैं नहीं भागता आप क्यों भागते हैं? क्योंकि आप भी नहीं भागते, जो भी भागते हैं क्यों भागते हैं? क्योंकि देख के पता लग गया, अरे पुलिस है, उठा के ले जाएंगे, घर पे फोन आएगा, घर वालों को पता लगेगा। उसमें भी लोग शाइने होते हैं। ऐसे एक लड़का लड़की बैठे इधर, एक इधर बैठे, 2 कपल बैठे, पुलिस का ढग्गा आया तो एकदम कूल रहते हैं कुछ लोग, तो दोनों लड़के साथ हो जाते, लड़कियां साथ हो जाती, बाहर निकल जाते, ऐसे भी होते हैं। लेकिन वो भी अब रिस्की है आजकल, कुछ बता नहीं सकते तो खैर, एपेरेंट, एपेरेंट का क्या मतलब है? जो देखकर पता लग गया आपको कि अरे इसके पास तो अथॉरिटी है। ये जो अथॉरिटी है इसको हम एपेरेंट अथॉरिटी बोलते हैं। एपेरेंट अथॉरिटी भी होगी और आप कुछ गलत करते हुए पकड़े गए तो पुलिस वाला आपके साथ ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट करवा सकता है कि ये ऐसा ऐसा मेरे नाम कर, नहीं तो मैं तेरे ऊपर एक्शन लेता। वहां भी वो कुछ ऐसी गड़बड़ कर सकता है। अगर ऐसा कुछ होगा तो यहां भी हम मान लेंगे कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की इच्छाओं पे हावी हो रहा है, क्योंकि देख के ही पता लग रहा है कि रिलेशन ही ऐसा है, देख के पता लगता है कि इसके पास पावर्स हैं। ऐसे जितने रिलेशंस होते हैं ये सब कवर हो जाएंगे एपेरेंट अथॉरिटी में, ठीक है। जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर और उसका असेसी, असेसी यानी टैक्स पेयर। टैक्स पेयर जो है ये इनकम टैक्स ऑफिसर के कंट्रोल में आता है, क्योंकि ऑफिसर जो है उसके पास एक अथॉरिटी होती है, वो पेनल्टीज वगैरह लगा सकता है अगर कुछ गलत करते हुए पकड़े गए तो। इनकम टैक्स ऑफिसर बोल सकता है, शर्मा जी ये आपका इतना सारा टैक्स है, ये मैं आपके ऊपर 1 करोड़ की टैक्स लाइबिलिटी लगाता हूँ, नहीं तो एक काम करो, मेरे को आप ये प्रॉपर्टी बेच दो सस्ते में। तो ऐसा भी किया जा सकता है, होते हैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स।
करना नहीं चाहिए, छी होता है ये सब। लेकिन होते हैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, सेटलमेंट कर लिया, पैसे दे के प्रॉपर्टी अपन ने सस्ते में उसको बेच दिए, और उसने बोला कि ठीक है शर्मा जी के अकाउंट में कुछ गड़बड़ नहीं है, उसने मुझे छोड़ दिया। होता है ऐसा कई बार, क्योंकि देखो, अगर मेरा टैक्स लाइबिलिटी है, अगर वो टैक्स लाइबिलिटी निकालेगा तो उसको कोई फायदा नहीं होता एक्चुअली, इनकम टैक्स ऑफिसर को। ये पूरा टैक्स का अमाउंट तो सरकार को जाने वाला है। तो इसीलिए वो बोलता है शर्मा जी देखो, इसमें ना आपका फायदा है ना मेरा फायदा है, आप एक काम करो, मेरे को 20 लाख रुपए दो और मैं आपकी डिमांड नील कर देता हूँ, थोड़ा 15 लाख का आप टैक्स भर दो, बाकी फिर आपका भी फायदा मेरा भी फायदा। तो ऐसे करते हैं लोग, ये सब छी होता है, ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। सो ये जो है इस प्रकार के एग्रीमेंट्स भी क्या है, तो ये भी अनड्यू इन्फ्लुएंस से किए गए हैं, जिसमें उसके ऊपर इन्फ्लुएंस है। एक सेकेंड, इंटरनेट गया। आज रेन प्रिडिक्टेड है, 4 दिन पहले से ही था, देखते हैं। आज और कल 2 दिन थी, देखते हैं, आ भी सकती है। 2 दिन सिर्फ हवाएं थी, कल और परसों, बट वेंसडे और थर्सडे को बारिश आएगी ऐसा बोला था नागपुर में। बाकी उधर तो आई रही, मुंबई वगैरह में खतरनाक, मैच वगैरह अबेंडन हो गई थी। एक सेकेंड, कनेक्शन शायद, कनेक्टेड तो है इंटरनेट को, क्या प्रॉब्लम है पता नहीं।
सो ऐसा है। सो ये इंटरनेट का प्रॉब्लम है शायद, तो अपन चालू रखते हैं, बच्चों को बैकअप दे देंगे बाकी ऑनलाइन वाले जो हैं। तो पहला पॉइंट जिसमें रियल और एपरेंट ऑथोरिटी है, तो रियल अथॉरिटी या एपरेंट अथॉरिटी दोनों केसेस यहाँ पे हम मान लेते हैं। ये हम क्या देख रहे हैं, कब कब हम मान लेंगे कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की इच्छाओं को प्रभावित कर सकता है या हावी हो सकता है। सो वेयर ही होल्ड्स अ रियल और एपरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर, फॉर एग्जाम्पल अ मास्टर एंड हिज सर्वेंट, या इनकम टैक्स ऑफिसर एंड असेसी, असेसी मीन्स टैक्स पेयर। सो ये सब केसेस हैं जहाँ पे रियल या एपरेंट अथॉरिटी है, या पुलिस वाला एग्जाम्पल भी आप ध्यान रख सकते हैं। फिर दूसरा केस जहां हम मान लेंगे कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की इच्छाओं पे हावी हो सकता है, सो ये है फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप का मतलब होता है भरोसे का संबंध है, जब एक दूसरे पे भरोसा होता है, ट्रस्ट होता है बहुत। सो ऐसे केसेस फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में कवर होते हैं। बट जहां भरोसा होता है वहीं पे उस भरोसे का कत्ल किया जा सकता है, फायदा उठाया जा सकता है, और इसीलिए ये भी इसमें कवर होगा। जैसे सोच के देखो, आपके पिताजी हैं, वो आपको कोई चीज बेच रहे हैं, आपको ट्रस्ट है पूरा, आपको पता है पिताजी कुछ गलत चीज आपको नहीं बेचेंगे, बट फिर भी पिताजी ये भरोसे का फायदा उठा के आपको कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी बेच देते हैं जिस पे झगड़ा चल रहा है, आपसे पैसे ले लिए अच्छे खासे और आपको चिपका दिए प्रॉपर्टी। हो सकता है आपको लग रहा होगा सर ऐसा थोड़ी करेंगे पिताजी, वही तो है, ट्रस्ट है, लेकिन वो ट्रस्ट को तोड़ा जा सकता है। अरे मैं भड़का नहीं रहा। तो ये फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है जिसमें हमको एकदम ब्लाइंड फेथ है आगे वाले पे कि ये अपने साथ गलत नहीं होने देगा। सो उस केस में आगे वाला धोखा कर सकता है। होते हैं बहुत सारे ऐसे भाई भाई के केस हो जाते हैं, सोचा भी नहीं होता लेकिन झगड़े हो जाते हैं बाद में। सो ऐसे जो केसेस होते हैं इनको हम बोलते हैं फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप डज नॉट मीन सिर्फ ब्लड रिलेशंस। तो बहुत सारे रिलेशंस कवर होते हैं इसमें, इवन डॉक्टर पेशेंट का रिलेशन एक प्रकार का फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है, क्योंकि आप उस डॉक्टर के पास जाएंगे जिस पे आपको ट्रस्ट है। सोच के देखो, कोई एक डॉक्टर है जिससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है उसकी दवाइयों से, तो आप उसके पास अगली बार जाओगे नहीं। सो ये भी एक ट्रस्ट का रिलेशन होता है। एक एडवोकेट और उसका क्लाइंट, ये भी ट्रस्ट का रिलेशन होता है। मैंने अगर मर्डर किया किसी का, तो मैं जाके सीधे अपने वकील को बताऊंगा भाई मैंने मर्डर किया, मुझे बचाने का काम तुम देखो। सो मैं पूरा क्लियरली बता देता हूं, मर्डर अगर किया है ना तो मुजरिम जाके बता देगा वकील को, और वकील फिर उसको, क्योंकि वकील पे ट्रस्ट है उसको, फिर वो उसको बचाने की कोशिश करेगा। सो ये जितने केसेस होते हैं, इवन सीए और उसका क्लाइंट, जब एक क्लाइंट आएगा ना सीए के पास, पूरा बता देगा ये देखो ब्लैक मनी है, व्हाइट मनी है, अब कैसे क्या डिस्क्लोज करना, कैसे टैक्स भरना, वो आप बताओ। यहाँ पे भी वो पूरा ट्रस्ट कर रहा है अपने पे। ये सब फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में कवर होते हैं। इवन टीचर स्टूडेंट के रिलेशन भी कवर हो सकते हैं। जैसे आपको मुझ पे बहुत ट्रस्ट है, मैं आपको जैसा बोलूंगा वैसा आप करोगे। सो जैसे मैं इवन अगर डायग्राम बना रहा हूँ, माइनर ऐसा बनाऊंगा मैं, तो आप भी ऐसे ही माइनर बनाते हो। सो इतना ट्रस्ट होता है कि जैसा मैं बनाऊंगा, आप चाहो तो नॉर्मल बना सकते थे लेकिन ऐसे ही बनाते, तो ट्रस्ट होता है। सो ये जितने भी रिलेशन है ट्रस्ट पे बेस्ड है। गुरु और चेला हो गया, सो बाबा और उनका चेला, सो बाबा और भक्त लोग होते हैं उनके। सो जैसा बाबा बोलेंगे, बाबा कुछ गलत भी कर रहे हैं तो भी लोग फॉलो करते हैं। तो बाबा लोग कुछ भी बोल रहे हैं बिना सिर पैर की बातें, और वो लोग फॉलो कर रहे हैं। एक बाबा है वो बोलते हैं कि कोई भक्त है, भक्त आ रहा है बोल रहा है बाबा कृपा नहीं हो रही, अच्छे से कुछ चल नहीं रहा है बिजनेस वगैरह, तो वो बाबा बोलेगा बेटा तुम समोसा खाते हो, वो बोलेगा हाँ बाबा खाता हूँ। तो बोले कौन सी चटनी, वो इमली की लाल चटनी या सॉस के साथ खाता हूँ, केचप के साथ। तो बोले बस वही कृपा रुकी हुई है, हरी चटनी के साथ खाओ कृपा होगी। है ऐसे बाबा, एक्चुअल में है। सो ऐसे बाबा है और लोग सुनते हैं, मानते हैं ऐसे बाबा लोगों को। सो एकदम ब्लाइंड फेथ होता है, कुछ भी चीज बता रहे हैं और लोग कर रहे हैं। बाबा कुछ भी कर रहा है लेकिन उसके ऊपर ट्रस्ट है लोगों का कि नहीं बाबा है बहुत अच्छे है। सो ये सब भी इसमें कवर होते हैं, तो ये भी ट्रस्ट वाले रिलेशंस में कवर होते हैं। तो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप मीन्स अ रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। इट डज नॉट नेसेसरली मीन ब्लड रिलेशन। सो कोई भी रिलेशंस इसमें कवर हो सकते हैं जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पे ट्रस्ट कर रहा है। सो उस ट्रस्ट के बदले कई बार धोखा मिल सकता है, सो अंडी इन्फ्लुएंस हो सकता है, अनुचित प्रभाव हो सकता है। सो ऐसे केसेस को भी इसमें कवर किया है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की इच्छाओं पे हावी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ट्रस्ट है। पिताजी बोल देंगे कि बेटा तू सब छोड़ छाड़ के जंगल चले जा, 14 साल का वनवास, तो बेटा बेचारा सुन लेता है। तो इतना ट्रस्ट होता है। आजकल नहीं होता इतना, बट पहले का टाइम होता था कि बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट का रिलेशन है।
सो ऐसे जो रिलेशंस होते हैं इनको हम बोलते हैं फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, वेयर ही स्टैंड्स इन अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप टू द अदर. Fiduciary relationship means a relationship of mutual trust and confidence. Such a relationship is supposed to exist in the following cases, जैसे कि father and son, guardian and ward. तो गार्डियन है, उसके अंडर में कोई वार्ड है जो जिसका वो ध्यान रखता है गार्डियन, तो उसको पूरा ट्रस्ट होगा अपने गार्डियन पे. सॉलिसिटर एंड क्लाइंट, एडवोकेट और उसका क्लाइंट, सॉलिसिटर मीन्स एडवोकेट. डॉक्टर पेशेंट, प्रेसेप्टर एंड डिसाइपल यानी गुरु और चेला, ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी एटसेट्रा. ये लिस्ट खत्म नहीं होती, इसमें और भी लोग आ सकते हैं. जैसे इसमें मदर एंड सन नहीं दिया है, वो भी आ सकता है. तो सीए और क्लाइंट नहीं दिया है, वो भी आ सकते हैं. तो ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, खत्म नहीं हो रही, और भी आ सकती है इसमें चीजें. फिर where the mental capacity has been challenged, where a party contracts with a person whose mental capacity is temporarily or permanently affected by reason of age, illness, mental or bodily distress. कभी कभी होता है ये पागल नहीं है व्यक्ति, मेंटल कैपेसिटी चैलेंज हुई है, दैट डज नॉट मीन वो पागल ही है. अगर पागल ही होगा तो वो तो अनसाउंड माइंड में आ जाएगा. ये ऐसे व्यक्ति हैं जो सोचते हैं यार छोड़ो, अपना तो जीवन हो गया, अब अपने को क्या करना है, जाने दो, बेटे के नाम से कर देते हैं, विल पे साइन करवा रहा है बेटा, वो बेचारे कर दे रहे साइन. तो ऐसे वाले जो लोग हैं उनको उतना दिमाग नहीं चलाते, वो बोलते चलो जाने दो. तो ऐसे वाले जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, कल चलकर अगर वो बोलेंगे कि अंडर इन्फ्लुएंस हुआ था, तो वहां पे भी कैंसिल किया जा सकेगा. ठीक है. सो ये पागल नहीं है, ये अनसाउंड माइंड वाले नहीं है. सो ये वो वाले लोग हैं जिनको आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इजीली कि अरे दादाजी हो गया ना, आप क्या करोगे पैसे का, कर दो मेरे नाम. सो ऐसे वाले केसेस हो गए ये. ठीक है. सो मेंटल कैपेसिटी इज टेम्परली और परमानेंटली चैलेंज ड्यू टू एज, इलनेस, मेंटल और बॉडीली डिस्ट्रेस. एंड अनकॉन्शनेबल बार्गेन. अनकॉन्शनेबल मीन्स अनफेयर, जो देखकर ही पता लग रहा है कि अनफेयर है. जैसे मनी लेंडिंग ट्रांजेक्शन है, उधारी लेके आया मैंने 1 लाख रुपए का, मैंने लिख के दे दिया मैं 2 लाख वापस करूंगा प्लस 48% का इंटरेस्ट. देख के ही लग रहा है अनफेयर है, कुछ गड़बड़ होंगी इसीलिए ऐसा साइन किया इसने. सो ऐसे केसेस वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज अपेरेंटली, देख के पता लग रहा है, अनफेयर, अनकॉन्शनेबल है. फॉर एग्जाम्पल एन अनफेयर मनी लेंडिंग ट्रांजेक्शन. ये सब केसेस में हम मान लेते हैं, ये डीमिंग प्रोविजन है, या हम मान लेंगे कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की इच्छाओं पे हावी हो सकता है. यही चीज आगे और क्लैरिफाई की है. द फॉलोइंग रिलेशनशिप्स यूजुअली रेज अ प्रिजम्पशन, प्रिज्यूम करेंगे, ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस. पेरेंट एंड चाइल्ड, गार्डियन एंड वार्ड, ट्रस्टी बेनिफिशियरी, डॉक्टर पेशेंट, लॉयर क्लाइंट, स्पिरिचुअल गुरु एंड डिसाइपल. द लिस्ट हाउएवर इज नॉट एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्ट नहीं होती. दैट मीन्स ये फाइनल नहीं है, और भी लोग और भी चीजें आ सकती है. एग्जॉस्ट होना मीन्स खत्म होना. जैसे आप बोलते हैं कि आप बचपन में एक्सपेरिमेंट करते थे, बीकर में पानी गर्म कर रहे जब तक कि वाटर एग्जॉस्ट नहीं हो जाता. एग्जॉस्ट है ना, खत्म होना. जैसे कोई क्रिकेट खेल रहा है बहुत, एग्जॉस्ट हो गया, खत्म. वो खत्म नहीं हुआ, एनर्जी खत्म हो गई. सो एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती. मोबाइल में बैटरी एग्जॉस्ट हो गई, बैलेंस एग्जॉस्ट हो गया, यानी खत्म हो जाना. सो एग्जॉस्ट नहीं हो रही है लिस्ट, इट इज नॉट एग्जॉस्टिव. दैट मीन्स ये खत्म नहीं होती. ये सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, और भी बहुत सारे रिलेशंस इसमें कवर हो सकते हैं. इट विल डिपेंड अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेज ऑफ ईच केस. ठीक है. फिर देर इज नो प्रिजम्पशन, इन केसेस में प्रिज्यूम नहीं करते हैं. देर इज नो प्रिजम्पशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ पावर टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर. यहां पे प्रिज्यूम नहीं किया जाता. जब इक्वल स्टेटस की पार्टीज है, यहां पे जितनी भी पार्टीज है, ये पार्टीज आर ऑफ इक्वल स्टेटस. सो जैसे लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, मकान मालिक और किराएदार, ये दोनों को इक्वल स्टेटस की पार्टीज माना जाता है. इनमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता, दोनों एक बराबर के माने जाते हैं. वैसे ही क्रेडिटर एंड डेटर, डेटर क्रेडिटर में भी ऐसा नहीं है कि डेटर है तो छोटा हो गया, तो दोनों एक लेवल के ही माने जाते हैं. दोनों प्रॉपर एक बिजनेसमैन है, ट्रेडर्स हैं, तो दोनों एक लेवल के माने जाते हैं. कहीं ना कहीं हम डेटर होंगे तो कहीं क्रेडिटर भी होंगे किसी के बुक्स में. सो ये एक लेवल की पार्टीज हैं. वैसे ही हस्बैंड एंड वाइफ, इनको भी एक लेवल की पार्टीज माना जाता है. सो ये सब इक्वल स्टेटस की पार्टीज है. ऐसा नहीं कि हस्बैंड है तो सुपीरियर है, वाइफ है तो सुपीरियर है, ऐसा कुछ नहीं. भले रियल लाइफ में कहीं कहीं देखने मिलता है आपको, हस्बैंड डोमिनेट कर रहा है, कभी वाइफ डोमिनेट कर रही है, और ये तुम सुनते नहीं, कुछ भी कर रहे हैं. सो होता है, कभी कभी वाइफ भी डांटती है, हस्बैंड बेचारा चुपचाप सुन लेता है. सो होता है रियल लाइफ में, बट यहाँ पे हम मानते हैं कि दोनों इक्वल स्टेटस की पार्टीज हैं. ठीक है. सो इट हैज बीन जुडिशियली
it has been held by judicial decisions that in all these cases party alleging undue influence must prove that undue influence existed. अब ये वाला पार्ट आगे हम पढ़ेंगे बर्डन ऑफ प्रूफ में, ये यहाँ पे दिया हुआ है बर्डन ऑफ प्रूफ, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स बता देता हूं फिर आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम कम है। सो इलस्ट्रेशन, ए अ मैन एम्फीबल्ड बाय डिसीज ऑफ एज, बहुत बीमार है वो, is induced by B's influence over him as his medical attendant. So A एक बुजुर्ग व्यक्ति है, उसका एक मेडिकल अटेंडेंट है, नर्स है जो उसका ध्यान रखता है कि वो उसको प्रॉपर उसका खाना पीना वगैरह सबका ध्यान रखने का काम नर्स देखता है। अब नर्स क्या करता है, ये एग्री करता है, ये उसको ए को बोलता है कि एक काम करो तुम मुझे अब प्रोफेशनल सर्विस जो मैं दे रहा हूं उसके बदले मुझे इतना इतना पैसा पे करो, जो कि एक अनरीजनेबल सम है, देखकर ही पता लग रहा है अनरीजनेबल है। तो ऐसे केसेस में भी अनड्यू इन्फ्लुएंस मान लिया जाएगा क्योंकि जो व्यक्ति है ही इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द मेडिकल अटेंडेंट, बी के ऊपर डिपेंडेंट है। सो अ मैन एम्फीबल्ड बाय द डिसीज ऑफ एज इज इंड्यूस्ड बाय बीज इन्फ्लुएंस ओवर हिम, तो बी इन्फ्लुएंस कर रहा है उसको एज हिज मेडिकल अटेंडेंट टू एग्री टू पे B an unreasonable sum for his professional services. B has employed undue influence. एक और एग्जांपल है, A being in debt to B. So A already उधारी में डूबा है B के. The money lender of his village contracts a fresh loan. उसने फिर नया कॉन्ट्रैक्ट किया एक on the terms which appear to be unconscionable, जो देखकर ही पता लग रहा है कि unconscionable है, अनफेयर है। तो यहां पे भी देख के ही पता लग रहा है अनफेयर है, तो जैसे ही जो किसान है ए ये जाएगा कोर्ट में, तो कोर्ट मान लेगा कि बी ने अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज किया क्योंकि देखकर ही पता लग रहा है, अपीयर्स टू बी अनकॉन्शनेबल। तो यहाँ पे ए को कुछ प्रूव नहीं करना पड़ता, डायरेक्टली यहाँ पे मान लिया जाता है। ये आगे का बर्डन ऑफ प्रूफ अभी पढ़ने के हैं, ये कल फिर से हम एग्जाम्पल देख लेंगे। और ये वाला ध्यान रखना, यहाँ पे हम अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं मानते। ए अप्लाइज टू अ बैंकर फॉर अ लोन, ए बैंक में जाता है और लोन अप्लाई करता है एट द टाइम व्हेन देयर इज अ स्ट्रिंजेंसी इन द मनी मार्केट। मनी मार्केट में स्ट्रिंजेंसी है यानी तंगी चल रही, पैसा नहीं है, कोई भी अगर पैसा लोन लेने जाता है तो लोन इजीली मिल नहीं रहा मार्केट में, सो इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंजेंसी। द बैंकर डिक्लाइंस टू मेक द लोन, बैंकर बोलता है कि यार मैं लोन तो दे नहीं पाऊंगा और अगर दूंगा एक्सेप्ट तो एट एन अनयूजुअली हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, अनयूजुअल हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मैं दूंगा। अब कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं किया गया, ए खुद से एक्सेप्ट कर देता है लोन को ऑन दीज टर्म्स। दिस इज अ ट्रांजेक्शन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, क्योंकि यहां पे कुछ जबरदस्ती उससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया गया। कई बार होता है जब मार्केट में पैसा ही नहीं है तो नॉर्मल डिमांड सप्लाई के रूल्स के हिसाब से ऑटोमेटिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ना ही चाहिए। सो जैसे कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति का सिबिल खराब है, सिबिल एक स्कोर होता है कि वो अगर खराब हो गया तो लोन नहीं मिलता इजीली, फिर भी उसको लोन चाहिए, बैंक में जाता है, बैंक बोलता है देखो भाई तुम्हारा एक तो रिकॉर्ड खराब है तो हम तुमको लोन देंगे, तो हम तुमसे 18% का इंटरेस्ट लेंगे। अब वो खुद तैयार है कि ठीक है मेरे को 18% पे लोन दे दो, तो कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस थोड़ी है ये, जब वो खुद ही तैयार है तो यहाँ पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई। तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माने जाते हैं जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस पे है, ठीक है। इसके आगे की चर्चा हम कल की क्लास में करते हैं। कल हमको 2 क्लास मिलेगी, एक पहली क्लास सुबह 7:30 से 8:30 वाली और दूसरी यही टाइम वाली। 2 क्लास रहेगी कल, तो अपन कल और आगे का भी कवर कर लेंगे। चलो, थैंक यू। रिवाइज टाइम टेबल आपको मिल जाएगा।